होस्ट कौन होता है? जिसके अंदर ये जाएगा। अब वो सेल कोई भी सेल हो सकता है, वो अपना बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है, वो अपना और दूसरा सेल भी हो सकता है। तो होस्ट सेल के अंदर क्लोनिंग वेक्टर डीएनए को लेके जाता है और उसको रेप्लिकेट करवाता है। मैंने कहा था कि मैं कोई भी डीएनए ला करके अगर एम्पिसिलिन की जगह पर लगा दूं तो क्या एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस रहेगा? हमने अगर एक सोल्यूशन में बहुत सारे प्लाज्मिड लिए और सेल लिए तो ऐसा पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं हो सकता है कि हर सेल के अंदर प्लाज्मिड चला जाए। यहाँ से हमें पता लगता है कि हम सेलेक्टेबल मार्कर्स का यूज करके कैसे अपनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को यानी रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट को ट्रांसफॉर्म या नॉन ट्रांसफॉर्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। अब प्रॉब्लम क्या होती है मैम, ये पूरा चैप्टर तो हमें क्लियर है, लेकिन इसमें एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। वो हमें नहीं आता है क्योंकि उसमें हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सेलेक्टेबल मार्कर कैसे होते हैं, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को हम डिफरेंशिएट कैसे करें, क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, है ना। अगर हम ये समझ लेंगे क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं तो हमारा 50% काम तो ऐसे ही हो गया। तो क्लोनिंग वेक्टर्स जो होते हैं इनका दूसरा नाम होता है व्हीकल डीएनए। व्हीकल डीएनए बोले तो जैसे कि आज मुझे कोचिंग आना है अपने घर से और मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी कार में बैठूंगी और अपनी कार से बैठ करके कोचिंग आ जाऊंगी। अब यहाँ पे जो कार है उसका रोल क्या है? कार का रोल क्या है? वो हमें कैरी कर रही है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, तो वो व्हीकल हो गया। तो हमने उसको व्हीकल भी बोल दिया, हम उसको कैरियर भी बोल सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ अप्लाई होती है कि हमें डीएनए को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है, तो जो काम हमारा ये करेगा उसको हम क्लोनिंग वेक्टर बोलेंगे, व्हीकल डीएनए बोलेंगे या कैरियर डीएनए बोलेंगे। आसान हो गया। मतलब ये जो अपने वेक्टर्स होते हैं इनका कोई काम नहीं है, बस ये एक जगह से डीएनए को लेंगे दूसरी जगह पर लेके जाएंगे और वहां पे उसको रेप्लिकेट करवाएंगे। बन गई अपनी डेफिनेशन क्लोनिंग वेक्टर की। ये वेक्टर कैरी करते हैं फॉरेन डीएनए के सेगमेंट को, यानी कि कोई भी पार्ट ऑफ डीएनए को ये कैरी करते हैं और उसको रेप्लिकेट करवाते हैं, उसके साथ ये भी रेप्लिकेट करते हैं किसी भी होस्ट में। होस्ट कौन होता है? जिसके अंदर ये जाएगा। अब वो सेल कोई भी सेल हो सकता है, वो अपना बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है, वो अपना और दूसरा सेल भी हो सकता है। तो होस्ट सेल के अंदर क्लोनिंग वेक्टर डीएनए को लेके जाता है और उसको रेप्लिकेट करवाता है। ये वेक्टर्स अपने दो तरह के हो सकते हैं, एक तो ये प्लाज्मिड भी हो सकते हैं और ये वायरस भी हो सकते हैं। वायरस अपना क्या है? बैक्टीरियोफेज, यानी प्लाज्मिड भी हो सकता है, बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है। प्लाज्मिड्स हमको देखने को कहाँ मिलते हैं बच्चों? तो प्लाज्मिड हमको देखने को मिलते हैं अपनी बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया बोले तो प्रोकैरियोट्स के अंदर प्लाज्मिड हमको देखने को मिल जाता है। अब ये जो प्लाज्मिड है इसको अगर हम डिफाइन करें, मान लो क्लास 12 का बच्चा है, मैम ये प्लाज्मिड क्या होता है, या 11th का बच्चा है, तो प्लाज्मिड क्या होंगे? जैसे कि मान लो ये अपना एक बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया का अपना एक यहाँ पे न्यूक्लियोइड हो गया, यानी इसका खुद का क्रोमोसोम हो गया। इस क्रोमोसोम के अलावा जो दूसरा सेट होगा इसको हम बोलते हैं क्या? ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। इसका मतलब है कि इस प्लाज्मिड को रेप्लिकेट करने के लिए, अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए इसकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है और ये यूजुअली गोल होते हैं, यूजुअली सर्कुलर होते हैं। सर्कुलर होने के साथ साथ ये क्या है? डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। यानी कि दो धागे की तरह एक दूसरे को क्रॉस करते हुए स्ट्रक्चर्स जब एक साथ रहते हैं तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है। अब आज हम जिस प्लाज्मिड की बात करने वाले हैं, आज का मेरा जो पॉइंट ऑफ फोकस है वो है ये प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में भी कौन सा वाला? PBr322। ठीक है, इसको हमने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया था? इसको हमने इकोलाई बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया था। मैं हर बार बोलती हूँ प्लाज्मिड हमको प्रोकैरियोट्स में ही देखने को मिलेंगे और प्रोकैरियोट्स के सोल मेंबर कौन होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। तो मतलब हमको यहाँ पर ये वाला प्लाज्मिड कहाँ से एक्सट्रैक्ट करने को मिला? तो ये हमको मिला इकोलाई से। इकोलाई कौन सी क्लास में होता है? तो ये होता है बेटा अपना प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट इकोलाई से हमने PBr322 प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट किया। ये अपना पहला वेक्टर था जिसको हमने एक्सट्रैक्ट किया, तो इसीलिए क्या होता है कि ये फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर है और क्लोनिंग नेचर का है।
कब डिस्कवर हुआ? 1977 में। इसको डिस्कवर किया दो साइंटिस्ट ने जिनका नाम था बोलिवर एंड रॉड्रिक्स। इन दोनों ने मिलकर के इस क्लोनिंग वेक्टर को डिस्कवर किया। कहां से निकाला? इकोलाई से निकाला। अब सारी बात तो क्लोनिंग वेक्टर के बारे में है, लेकिन आज का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है PBR 322। देखते हैं अपना ये डायग्राम तुम्हारी एनसीईआरटी का है ना। अब देखो, किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में सबसे पहले कुछ चीजें होती हैं जो होनी चाहिए उसको क्लोनिंग वेक्टर बनने के लिए। पहला तो एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, एक ओरी साइट होनी चाहिए। एक ओरी साइट तो जरूर से जरूर होनी चाहिए, इसके अलावा 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, बट एक ओरी साइट का होना तय है। तो एक ओरी साइट होनी चाहिए। दूसरा, इसके पास में कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी कि कुछ सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए। ये सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं जिसमें हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लगा रखी है। एक साइड पे एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस लगा रखी है और एक तरफ टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस लगा रखी है। एम्पिसिलिन पे हमारी 2 क्लोनिंग साइट है और टेट्रासाइक्लिन पे हमारी 2 क्लोनिंग साइट है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर हमें कोई भी अपना वेक्टर पे डीएनए अटैच करना होगा तो हम क्लोनिंग साइट पे ही तो करेंगे, यानी कि या तो हम यहाँ अटैच करें या तो हम यहाँ अटैच करें। यहाँ से या यहाँ से तो हम अटैच कर नहीं सकते, तो इनको काट देते हैं। तो हम अगर इधर पे अटैच करेंगे, मान लो मैंने सोचा कि मैं एम्पिसिलिन में क्लोनिंग साइट, एम्पिसिलिन की क्लोनिंग साइट पे डीएनए अटैच करना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पर ला करके अपना डीएनए अटैच कर दिया। तो हमने क्या किया? हमने इस एम्पिसिलिन को तोड़ दिया ना, इसको तहस नहस कर दिया। जब हमने इसको तहस नहस कर दिया तो क्या अब हमारा जो ये PBR 322 है, क्या ये इसके लिए रेजिस्टेंस रहेगा? यहाँ पे जो R लिखा है वो रेजिस्टेंस के लिए, तो क्या ये रेजिस्टेंस में रहेगा? नहीं रहेगा। अब ये क्या होगा? यहाँ से इस क्लोनिंग वेक्टर से एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। ये क्या बन जाएगा? एम्पिसिलिन सेंसिटिव बन जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहूं कि मुझे BAMH1 के साथ में क्या करना है, यहाँ पे अपना डीएनए ला करके अटैच करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? मैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की इस पोजीशन को भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट दूंगी और अपने डीएनए को भी काट दूंगी और उस डीएनए को ला करके मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगी। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पर अटैच करूंगी, हमारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस तो खत्म हो जाएगा। जैसे ही टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हुआ, अब ये पूरा का पूरा क्लोनिंग वेक्टर क्या टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स थे। एक सेलेक्टेबल मार्कर अपना क्या था? एक सेलेक्टेबल मार्कर अपना था एम्पिसिलिन, एक सेलेक्टेबल मार्कर अपना था एम्पिसिलिन, दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर अपना था टेट्रासाइक्लिन। और यहाँ पे जो R लिखा हुआ है इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस है, इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस है। तो मतलब अभी अगर इसमें हम कोई भी अटैचमेंट ना करें तो अपना ये वाला जो PBR 322 है, ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस क्योंकि इसमें प्रेजेंट है तो ये दोनों में ग्रो कर जाएगा। ये सेंसिटिव नहीं है, इसको कोई नहीं मार पाएगा, चाहे वो एम्पिसिलिन हो चाहे वो टेट्रासाइक्लिन हो, ये बड़े आराम से उसमें क्या करेगा? ग्रो कर जाएगा, है ना। तो हम क्या देखे इसमें? पहला हमने देखा ओरी साइट का होना, दूसरा हमने देखा सेलेक्टेबल मार्कर्स का होना, और सेलेक्टेबल मार्कर्स के ऊपर ही ये क्या है अपनी, सेलेक्टेबल मार्कर्स के ऊपर ही क्या है अपनी, ये अपनी क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी तक जो सीखा है वो ये है कि सेलेक्टेबल मार्कर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन्स लगे हैं जो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, और ये दोनों अपनी क्या होती है? ये दोनों होती हैं अपनी एंटीबायोटिक, ठीक है। ये दोनों अपनी क्या है? ये दोनों होती हैं अपनी एंटीबायोटिक। और R बोले तो क्या होता है? R बोले तो रेजिस्टेंस होता है। फिर मैंने अभी तुम्हें एक कंडीशन दी थी, मैंने कहा था कि मैं कोई भी डीएनए ला करके अगर एम्पिसिलिन की जगह पर लगा दूं तो क्या एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस रहेगा? नहीं रहेगा। अब ये क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा एम्पिसिलिन सेंसिटिव। जब ये एम्पिसिलिन सेंसिटिव हो जाएगा तो ये क्या करेगा? ये डू नॉट ग्रो। अब ये उस मीडियम में, एम्पिसिलिन के मीडियम में ग्रो नहीं करेगा, लेकिन जब तक ये रेजिस्टेंस रहेगा ये क्या कर सकता है? ये ग्रो कर सकता है एम्पिसिलिन के मीडियम में। सेम चीज टेट्रासाइक्लिन में भी है। देखो जैसे कि अपना टेट्रासाइक्लिन था, यहां पर मैंने ला करके डीएनए को अटैच कर दिया, यहां पर ला करके मैंने डीएनए अटैच कर दिया। अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो गई। जैसे ही टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हुई,
टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जैसे ही खत्म हुई, ये क्या बनाएगा, ये बना देगा टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव। अब जब टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव बन गया तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा, डू नॉट ग्रो। लेकिन जब तक टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस था तब तक क्या था, तब तक ये कैन ग्रो, है ना। तो मोटा मोटी बात हमें समझ में आ गई कि अगर हमने किसी भी तरह से अपने क्लोनिंग वेक्टर को डैमेज किया तो वो रेजिस्टेंस अपनी खो देगा। जैसे ही रेजिस्टेंस खोएगा क्या बन जाएगा, सेंसिटिव बन जाएगा। तो इसी के बेसिस पे हमने क्या किया, हमने कोशिश की कि क्या हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, 2 सेल लिए, ठीक है, 2 सेल लिए। एक अपना क्या था जिसमें हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, ये अपना नॉर्मल सेल है, और ये वाला सेल है जिसमें हमने क्या किया है, क्लोनिंग वेक्टर को अटैच किया है, यानी कि अपना प्लाज्मिड डाला हुआ है। अब हमने 3 टाइप के सेल लिए, ये अपने क्या है, ये अपने प्लाज्मिड है, ठीक है, ये अपने क्या है, ये है अपने प्लाज्मिड। अब ए बी सी ये अपने क्या है, ये ए बी सी अपने, ये अपने सेल्स हैं। तो प्लाज्मिड था, एक प्लाज्मिड था जो नॉर्मल था, मतलब एम्पिसिलिन भी लगा हुआ था, टेट्रासाइक्लिन भी लगा हुआ था, दोनों की रेजिस्टेंस प्रॉपर थी। लेकिन इसमें क्या था, देखो इधर की साइड अपनी क्या होती है, टेट्रासाइक्लिन होती है ना, तो इसने अपनी टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस को खो दिया है, यानी कि ये अपना नॉर्मल प्लाज्मिड है और ये अपना रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। अब देखो हमने अगर इसको एक सोल्यूशन में डाला जिसमें अपने 3 सेल थे, ये अपने तीनों नॉर्मल सेल हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि हर सेल में ये घुस जाए प्लाज्मिड, ठीक है। जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी का कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो हम कभी भी 100% आइडियल कंडीशन नहीं मानते हैं। हमने अगर एक सोल्यूशन में बहुत सारे प्लाज्मिड लिए और सेल लिए तो ऐसा पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं हो सकता है कि हर सेल के अंदर प्लाज्मिड चला जाए। कुछ सेल्स होंगे जिसमें प्लाज्मिड एंटर करेगा और कुछ सेल होंगे जिसमें प्लाज्मिड एंटर नहीं करेगा। मान लो इस सेल में प्लाज्मिड ने एंटर नहीं किया, ठीक, दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में नॉर्मल वाला अपना प्लाज्मिड एंटर कर गया, तीसरे में क्या हुआ, अपना जो प्लाज्मिड टेट्रासाइक्लिन वाला था जिसमें हमने टेट्रासाइक्लिन की जगह डीएनए सेगमेंट डाला था उसने एंटर किया। तो सबसे पहले तो ये वाला सेल तो अपना ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ। जब ये वाला सेल ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी तो बोल सकते हैं ना। क्या हो गया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, यानी कि ये सेल ट्रांसफॉर्म ही नहीं किया, इसमें तो ना तो ये वाला गया ना तो ये वाला गया, इसमें कुछ गया ही नहीं, तो ये हमारे किसी मतलब का है ही नहीं। फिर हमने क्या किया, देखा इसमें हमारा नॉर्मल प्लाज्मिड चला गया है, तो इसका मतलब है कि इसमें रिकॉम्बिनेंट तो गया नहीं है, ये ट्रांसफॉर्म तो है लेकिन ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। क्या हो गया, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, यानी कि ये ट्रांसफॉर्म तो हुआ है लेकिन रिकॉम्बिनेंट नहीं है ना। अगर हम अपना सी वाला ले लें, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस में कर लेते हैं, इसमें देखो ये रिकॉम्बिनेंट भी है, ये रिकॉम्बिनेंट भी है और रिकॉम्बिनेंट के अलावा ये ट्रांसफॉर्मेंट भी है, यानी कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है और रिकॉम्बिनेंट भी है। तो ये दोनों अपने कैसे हो गए, ये दोनों हो गए अपने ट्रांसफॉर्मेंट या फिर ट्रांसफॉर्म हो गए, लेकिन ये वाला तो ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ। तो अपनी 3 कैटेगरी बन गई, एक ए सेल, एक बी सेल और एक सी सेल। अगर हम इस पूरे सेल को अब हमें चेक करना है, हमें ये नहीं पता, ये तो हम तुम्हें ऐसे बता रहे हैं कि इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ, लेकिन कहोगे मैम इसका प्रूफ दीजिए, आपको कैसे पता चला कि इसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसमें रिकॉम्बिनेंट है और ये नॉन ट्रांसफॉर्म है। तो मैं क्या करूंगी, इन तीनों सेल्स को लूंगी और एम्पिसिलिन के बाउल में डाल दूंगी। एम्पिसिलिन अपनी एंटीबायोटिक होती है, जहां पर जाकर के मैंने इसको ग्रो करवाया, मैंने देखा भाई इसमें तो कुछ भी नहीं गया था ना, तो इसके अंदर तो कोई रेजिस्टेंस भी नहीं होगी, ना तो एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस होगी ना तो टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस होगी, तो ये सेल उसमें ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक। अब मैंने बी सेल को लिया एम्पिसिलिन वाले बाउल में, तो यहाँ पर दोनों के लिए रेजिस्टेंस हुई ना, क्योंकि यहाँ पर तो हमने कुछ ऑल्टर ही नहीं किया है, तो मतलब ये एम्पिसिलिन आराम से ग्रो कर जाएगा, ये एम्पिसिलिन में रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एम्पिसिलिन में रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, तो ये भी ग्रो कर जाएगा। अब हमने क्या किया, यहां से हमें पता चल गया कि अपना ये वाला जो है इसमें कुछ तो गड़बड़ है एम्पिसिलिन से रिलेटेड, ठीक। अब हमने क्या किया, इस पूरे के पूरे सोल्यूशन को टेट्रासाइक्लिन के बाउल में ले गए। टेट्रासाइक्लिन यानी कि अपनी एक एंटीबायोटिक है, उसमें हमने जब ए को ग्रो करवाया तो इसमें ये ग्रो नहीं हुआ, क्योंकि ये तो नॉर्मल था, इसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट ही नहीं है।
अगर हम इसको बी के पास ले गए तो बी में क्या हुआ, अपना टेट्रासाइक्लिन बड़े आराम से ग्रो कर गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस प्रेजेंट है ना। लेकिन यहाँ पर जब हमने देखा, हमने इसको टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करवाया तो ये ग्रो नहीं करेगा। क्यों नहीं ग्रो करेगा? क्योंकि हमने इसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खराब कर दिया। तो इससे क्या हुआ, हमने एम्पिसिलिन से ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई किया, हमने टेट्रासाइक्लिन से रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई किया। आसान है। क्या क्या किया हमने एम्पिसिलिन से क्या किया, हमने इससे फाइंड आउट किया, क्या फाइंड आउट किया कि अपने कौन से सेल हैं जो ट्रांसफॉर्म हुए हैं और कौन से सेल हैं जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड हैं। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड हैं। ये हमने किससे चेक किया, ये हमने चेक किया है अपने एम्पिसिलिन से। तो हमने टेट्रासाइक्लिन से फिर क्या किया, टेट्रासाइक्लिन से हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन से अपने रिकॉम्बिनेंट हैं और कौन से अपने नॉन रिकॉम्बिनेंट है। इन दोनों को हमने आइडेंटिफाई किया। तो यहां से हमें पता लगता है कि हम सेलेक्टेबल मार्कर्स का यूज करके कैसे अपनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को, यानी रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट को, ट्रांसफॉर्म या नॉन ट्रांसफॉर्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एम्पिसिलिन ने एलिमिनेट कर दिया ए सेल को, बाकी बचे हुए अपने ट्रांसफॉर्म सेल को टेट्रासाइक्लिन ने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो ये था अपना आज का पूरा टॉपिक, कैसे हम इस वाले क्लोनिंग वेक्टर को यानी कि PBR322 को यूज करते हैं, कैसे हम इसको यूज करते हैं ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स को आइडेंटिफाई करने में। और हम ये वाला ऑप्शन हमारे पास तब प्रेजेंट होता है जब हम दो तरह के सोल्यूशंस को यूज करके अपने सेल्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसीजर है वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। बट ये बहुत हेक्टिक प्रोसीजर है, पहले हमें पूरा का पूरा मीडियम एम्पिसिलिन में ग्रो कराना पड़ेगा, फिर हमको टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कराना पड़ेगा। तो हमने और कई तरह के क्लोनिंग वेक्टर्स को यूज किया, जिसमें अपने कुछ कलरेंट वाले और नॉन कलरेंट यानी क्रोमाजेनिक और नॉन क्रोमाजेनिक आते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।